नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय रामानंद सर में। और हमने स्टार्ट कर रखा है पटवारी, वनपाल, वनरक्षक और सब इंस्पेक्टर की दैनिक विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और आज इसका अपन तीसरा जो भाग है, वो तीसरा जो टेस्ट है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैनिक विज्ञान के हैं वो अपन डिस्कस कर सकें। ठीक है, चलिए अपन है वो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने वो है, निम्नलिखित में से अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अफीम से मुख्य रूप से क्या प्राप्त किया जाता है, या अफीम में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो नशीला होता है। दीजिए जवाब, अफीम का कौन सा नशीला पदार्थ है वो अफीम से प्राप्त किया जाता है। दीजिए जवाब, मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है, हेरोइन प्राप्त किया जाता है, एट्रोपिन प्राप्त किया जाता है, या फिर क्विनिन प्राप्त किया जाता है। दीजिए जवाब, अफीम का मुख्य अवयव कौन सा होता है। दीजिए। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों द्वारा ए जवाब दिया गया है वो जवाब बिल्कुल सही है। और अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है? अफीम का मुख्य अवयव होता है मॉर्फिन। ठीक है, अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है? मॉर्फिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। सबसे पहले मैं बात करूं कि जैव विविधता का मतलब क्या होता है। देखिए, जैव विविधता का मतलब ये होता है कि किसी भी स्थान के पर है वो एक जगह पर बहुत सारे जीवों का मिलना। ठीक है, तो ये कह रहा है उसका कम होने का कारण क्या है। तो जवाब दीजिए भाई, उसका कम होने का कारण आवासीय प्रदूषण है, या विदेशी जातियों का प्रवेश है, या अत्यधिक दोहन है, या फिर आवासीय विनाश है। बताइए। ठीक है, तो दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आवासीय विनाश है, क्योंकि आवास निर्माण के लिए है वो जो वनों की विनाश कर रहे हैं उसी के कारण क्या हो रही है, जैव विविधता क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, पीताम्बरी निम्न में से किसकी प्रजाति है। बताइए भाई, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीताम्बरी जो है, पीताम्बरी वो निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। बताओ, धान की प्रजाति है, चना की प्रजाति है, सरसों की प्रजाति है, फिर गेहूं की प्रजाति है। बताइए। पीताम्बरी निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? धान, चना, सरसों और गेहूं। दीजिए जवाब, पीताम्बरी निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सरसों। अब देखो, अपने को याद रखना है कि सरसों क्या होती है। सरसों होती है पीली। सरसों कैसी होती है? सरसों होती है पीली। और अपने को पता है कि सरसों यदि पीली होती है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पीत का मतलब भी क्या होता है? पीला होता है। तो अपने को याद रखना है कि पीताम्बरी जो है वो किसकी फसल है, किसकी प्रजाति है? वो है सरसों की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है। बताइए भाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है। बताइए, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, या फिर आर्सेनिक। बताइए, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? नाइट्रेट। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी नाइट्रेट जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है। बताइए भाई, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा होता है? बताइए। बैंगनी होता है, लाल होता है, नीला होता है, या फिर हरा होता है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है। बताइए, बैंगनी होता है, लाल होता है, नीला होता है, या फिर हरा होता है? ठीक है, बताइए। तो जिन विद्यार्थियों का लाल जवाब आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है, लाल रंग प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या होता है? सबसे क्रियाशील होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, यानी इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो किस में पाई जाती है? अरहर में पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है, उड़द में पाई जाती है, फिर गेहूं में पाई जाती है। बताइए, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, या फिर गेहूं में? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो विद्यार्थी ए बी दे रहे हैं सोयाबीन, उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा है वो क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? बताइए भाई, खट्टे स्वाद के लिए है वो कोशिकाएं हैं वो जीभ के किस भाग में होती है? बताइए, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? अगले भाग में होती है, पिछले भाग? यानी कहने का मतलब ये है कि खट्टा स्वाद जो है वो जीभ के किस भाग द्वारा है वो
महसूस किया जाता है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला, पिछला, मध्य या फिर पार्श्व, बताइए, दीजिए जवाब। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है कि ये मान लो यदि जीभ है तो इसका अगला भाग जो है वो मीठे स्वाद का टेस्ट करता है। ठीक है, पिछले इस भाग का आप याद रखना, ये है वो कड़वा स्वाद टेस्ट करता है, और पार्श्व भाग जो होते हैं वो खट्टे भाग का और करते हैं, और मध्य भाग जो है वो नमकीन स्वाद को क्या करता है, टेस्ट करता है। आपको ये चारों क्वेश्चन याद रखने हैं, एग्जाम के अंदर है वो बार बार ये क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और उसी भाग को हम क्या कहते हैं, उसी भाग को हम बोलते हैं क्या, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, उसी भाग को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। बताइए भी, कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और उसी भाग को हम वो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं? बताइए। तारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम, दीजिए जवाब। कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो विद्यार्थी राइबोसोम जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मानव के समान और सबसे मानव के समान दिखने वाला सबसे छोटा बंदर कौन सा है? बताइए भाई, मानव के समान दिखने वाला सबसे छोटा बंदर कौन सा है? गिब्बन है, चिंपैंजी है, ओरेंगटन है या गोरिल्ला है? दीजिए जवाब। मानव के समान दिखने वाला सबसे छोटा बंदर कौन सा है? ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, गिब्बन हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, गिब्बन हो जाएगा। ठीक है, गिब्बन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, यानी जो प्रकृति में पाया जाता है? बताइए भाई। ठीक है, बहुलक क्या होता है? बहुलक जो होता है वो बहुत सारे रेशों से अपन कह सकते हैं या छोटे छोटे भागों से मिलकर बनता है, वो होता है बहुलक। ठीक है, इसका कई बार शब्द आ जाता है पॉलीमर, तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है, बहुलक ही होता है। कई बार एग्जाम में सीधा नाम पॉलीमर भी आ जाता है। ठीक है, बताइए आप, प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो इसमें अपने को पता है कि सेलुलोज जो होता है वो पादपों से प्राप्त होता है, तो ये प्राकृतिक बहुलक है। तो जो विद्यार्थी सेलुलोज जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। जबकि बेकेलाइट, पीवीसी और नायलॉन क्या होते हैं, ये होते हैं संश्लेषित बहुलक। ठीक है, या अपन कह सकते हैं ये होते हैं कृत्रिम बहुलक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है? बताइए भाई। कृत्रिम श्वास, यानी अपने को पता है कि जो गोताखोर होते हैं या पर्वतारोही होते हैं या अस्पताल के अंदर जो मरीज होते हैं उनके द्वारा क्या की जाती है, कृत्रिम श्वसन किया जाता है। आप बताइए वो कृत्रिम श्वास जो लेते हैं उसके अंदर प्रयोग होने वाली गैसें कौन कौन सी होती है? बताइए। ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन हीलियम होती है, ऑक्सीजन आर्गन होती है, फिर ऑक्सीजन नियोन होती है। दीजिए जवाब। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ऑक्सीजन हीलियम जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। जो विद्यार्थी ऑक्सीजन और हीलियम जवाब दे रहे हैं उनका जवाब क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बताइए भी, शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? बताइए। 22 का होता है, 24 का होता है, 28 का होता है, फिर 23 का होता है? बताइए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ठीक है, तो सबको पता है कि शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका 24 कैरेट है। लेकिन आभूषण कितने कैरेट के, 22 कैरेट के बनाए जाते हैं। 2 कैरेट इसमें क्या मिलाया जाता है, 2 कैरेट इसमें मिलाया जाता है कॉपर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आता है, 2 कैरेट इसमें क्या मिलाया जाता है, तो 2 कैरेट इसमें मिलाया जाता है कॉपर या फिर चांदी मिलाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जब इनो लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनता है, जिसका कारण क्या है? बताइए भाई। जब इनो लवण को जल में डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, तो उन बुलबुलों का कारण क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, फिर हाइड्रोजन निकलती है? दीजिए जवाब। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुलों के रूप में कौन सी गैस निकलती है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का बी जवाब है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, निकलती है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना गया है? यानी रासायनिक उद्योग के अंदर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला तेजाब कौन सा है? बताइए भाई, रासायन उद्योग में सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला तेजाब कौन सा है? दीजिए जवाब। कार्बोनिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का सल्फ्यूरिक अम्ल जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। इसको बोलते हैं H2SO4 है। इसको बोलते हैं रसायनों का राजा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रसायनों का राजा, गंधक का तेजाब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रसायनों का राजा, गंधक का तेजाब भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कशिश का तेल, ऑयल ऑफ विट्रोल भी इसको क्या कहा जाता है? बोला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, रसायनों का राजा H2SO4, इसको गंधक का तेजाब भी बोलते हैं, जो कि एक मुख्य रासायनिक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बताइए भाई, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, डाल्टन ने की थी, आइंस्टीन ने की थी, या फिर थॉमसन ने की थी? बताइए, परमाणु के नाभिक की खोज है वो किसने की थी? ठीक है, दीजिए जवाब। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक। परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत भी है वो 1911 के अंदर किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। तो जो विद्यार्थी रदरफोर्ड जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? बताइए भी, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर या चीनी? दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा है वो तत्व है? ठीक है, तो सीधी सी बात है, तत्व का मतलब जो होता है अपन कह सकते हैं समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वो क्या होता है? तत्व है। एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। और यहाँ अपने को पता है कि कार्बन जो है उससे बना होता है क्या? हीरा। तो हीरा जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? कि तत्व का एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम और परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कहाँ था? बताइए भी, भारत में सर्वप्रथम परमाणु संयंत्र है वो कहाँ लगाया गया था? दीजिए जवाब। तब तक मैं आपको बता दूं कि नरोरा जो है वो कहाँ पे है? नरोरा है यूपी में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अपने को पता है कलपकम जो है वो कहाँ पे है? ये है गुजरात के अंदर। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और तारापुर कहाँ पर है? तो तारापुर है महाराष्ट्र के अंदर। और राउत भाटा है कोटा राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा था? तो जो विद्यार्थी तारापुर जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। भारत का पहला जो परमाणु संयंत्र था वो तारापुर महाराष्ट्र था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? बताइए भाई, भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला नाभिकीय ईंधन कौन सा है? दीजिए जवाब। भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला नाभिकीय ईंधन कौन सा नाभिकीय ईंधन पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, इरिडियम पाया जाता है, फिर प्लूटोनियम पाया जाता है? दीजिए जवाब। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? थोरियम। और थोरियम का प्रतीक क्या होता है? TH। ठीक है, थोरियम का प्रतीक क्या होता है? TH होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता के 50 बल्ब लगातार 20 घंटे तक प्रकाशित किए जाते हैं तो बिजली की खपत क्या होगी? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है, वो चाहे SI हो चाहे पटवार हो, और पिछली बार वनपाल के अंदर भी है वो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, छोटे न्यूमेरिकल, तो आपको ऐसे क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं। तो दीजिए जवाब भाई। आपसे यूनिट पूछी गई है कि कितनी यूनिट है वो खर्च होगी? दीजिए जवाब। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, अपने को पता है कि यदि यूनिट निकालनी है तो अपने को जो क्षमता दे रखी है और जो संख्या दे रखी है और समय जो दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो और 1000 का भाग दे दो। ठीक है, तो यहाँ 3 शून्य से 3 शून्य क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो ये कितना बच गया? यह बच गया 10 यूनिट। तो जिन विद्यार्थियों का 10 यूनिट जवाब आ रहा है उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक नॉर्मल ये क्वेश्चन है वो दैनिक विज्ञान के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर बिजली की खपत एक दैनिक विज्ञान का क्वेश्चन है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में याद करने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस में और उच्चतम ऊर्जा होती है? यानी उच्चतम ऊर्जा जो होती है वो किस टाइप के प्रकाश में होती है? दीजिए जवाब। ठीक है, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि कोई चैनल पे नए हैं तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
ठीक है। और जो भी आपके आसपास है वो तैयारी कर रहे हैं उनको है वो आप सभी को जोड़ लें, क्योंकि इस समय अपने को पता है कि एक बार और कोचिंग संस्थानों को एक बार के लिए है वो 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो अपने पास और समय का सदुपयोग करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, तो आप जितने क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं उनको है वो आप तैयार करते रहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि आप लगातार हमसे जुड़े रहे तो राजस्थान पटवार, कांस्टेबल, राजस्थान एसआई और वनपाल वन रक्षक के अंदर सभी क्वेश्चन है वो सही करके आओगे आप। ठीक है, दीजिए जवाब निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीला प्रकाश जो होता है, नीले प्रकाश के अंदर जो होती है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, सबको आने वाला क्वेश्चन है, तो इसका तो जल्दी से आप जवाब दे दो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी भी हो जाए ताकि आप है वो लगातार आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। आप बताइए कि एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ठीक है, वैसे अपने को है वो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और ये घटना क्या है? ये घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को क्या दिखाई देता है? आकाश काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर कण नहीं है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का सी जवाब है उनका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, क्या प्रतिध्वनि सुनने के लिए है वो आपको श्रोता और स्रोत के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? बताइए भाई। प्रतिध्वनि है या इसी का नाम कई बार आ जाता है पराध्वनि। ठीक है, पराध्वनि आ जाता है। ठीक है, तो आप बताइए प्रतिध्वनि सुनने के लिए है वो श्रोता और स्रोत के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए? एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम के अंदर मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बताइए, ये भी एक दैनिक विज्ञान का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्ट डाटा है वो याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितनी दूरी कितनी होनी चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 मीटर। जिन विद्यार्थी द्वारा 17 मीटर जवाब दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। कई जगह 17.2 मीटर भी आता है, तो वो भी आपको क्या कर लेना है? सही मान लेना है। ठीक है, 17.2 कई बार एग्जाम के अंदर आता है, बहुत बार। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं डालता। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तब तक मैं आपको बता दूं कि ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस के अंदर चलती है, उससे कम है वो द्रव्य के अंदर चलती है, और सबसे कम किस में चलती है? गैस के अंदर चलती है। ठीक है, और अपने को पता है कि निर्वात के अंदर है वो ध्वनि गमन नहीं करती। ठीक है, निर्वात के अंदर है वो ध्वनि गमन नहीं करती है, और अपने को पता है कि माध्यम के बिना भी ध्वनि है वो गमन नहीं करती है। ठीक है, ध्वनि को गमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आप बताइए ध्वनि का और प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अपने को पता है कि दाब का ध्वनि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि तापमान, आर्द्रता और घनत्व क्या करते हैं? ध्वनि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सीटी स्कैन करने में प्रयुक्त की जाती है। बताइए सीटी स्कैन जब किया जाता है, ठीक है, तो तब कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन है। ठीक है, और इसके अंदर बताइए आप कौन सी किरणें निकलती है, कौन सी तरंगें निकलती है? अवरक्त किरणें, प्रासर्व्य तरंगें, दृश्य तरंगें या यक्ष तरंगें निकलती है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अपने को पता है कि सोनोग्राफी के अंदर तो क्या निकलती है? प्रासर्व्य तरंगें निकलती है, लेकिन सीटी स्कैन के अंदर क्या निकलती है? तो जिन विद्यार्थियों का एक्स किरण जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। यदि आपको नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन तो आप इसको रट लेना। सीटी स्कैन जब की जाती है तो कौन सी तरंगें निकलती है? एक्स तरंगें निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं अपने। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है, तो आप जल्दी से जवाब देके बताइए मुझे कि जल युक्त गिलास के अंदर यदि बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, कम होगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर तापमान पर निर्भर करेगा? ये जवाब ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का सी जवाब आ रहा है उनका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है कि ये अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अपन कह सकते हैं ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि वर्षा की बूंद जो गोल होती है उसका कारण क्या होता है? द्रव्य का घनत्व होता है, पृष्ठ तनाव होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, या फिर गुरुत्व के कारण होता है? दीजिए जवाब।
ठीक है, तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो पृष्ठ तनाव आ रहा है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, वर्षा की बूंद क्या होती है, गोल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गठिया रोग निम्नलिखित में से किस तंत्र से संबंधित है, बताइए भाई। गठिया जो रोग होता है वो निम्नलिखित में से किस तंत्र से संबंधित होता है, पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, कंकाल तंत्र से या तंत्रिका तंत्र से, दीजिए जवाब। गठिया रोग निम्नलिखित में से किस तंत्र से संबंधित होता है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों के द्वारा सी जवाब दिया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। हड्डियों के बीच है वो यूरिक अम्ल का जमा हो जाता है और ये क्या होता है, ये होता है एक प्रकार का गठिया रोग। ठीक है, तो ये होता है कंकाल तंत्र से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग नहीं है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। यौन संचारित रोग नहीं है, सिफिलिस नहीं है, या फिर गोनोरिया नहीं है, एड्स नहीं है, फिर फाइलेरिया नहीं है, बताइए भाई। निम्नलिखित में से यौन कौन सा रोग जो है वो यौन संचारित रोग नहीं है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, फाइलेरिया जो है वो एक यौन संचारित रोग तो नहीं है। बाकी सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स जो है वो यौन संचारित रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गाजर पादप के किस भाग से प्राप्त होता है, बताइए भाई। गाजर जो है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होता है, बताइए। गाजर पादप के किस भाग से प्राप्त होता है, दीजिए जवाब। तने से प्राप्त होता है, जड़ से प्राप्त होता है, पत्ती से, या फिर फल से प्राप्त होता है, दीजिए जवाब। गाजर पादप के किस भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे ये भाग वाले में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो आलू पूछा जाता है और एक अपन कह सकते हैं कि केसर पूछी जाती है। ये दो अब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे गए कि ये किस भाग से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अपने को पता है कि आलू क्या होता है, आलू तो होता है तना, और केसर जो होती है वो क्या होती है, वर्तिकाग्र से प्राप्त की जाती है। केसर किससे, वर्तिकाग्र से प्राप्त होती है। अब आप बताइए, गाजर तो जिन विद्यार्थियों का जड़ जवाब आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। गाजर क्या होती है, गाजर होती है कि मूल होती है, जड़ होती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का आकार उम्र बढ़ने के साथ कम होता है, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ उस ग्रंथि का आकार घटता जाता है, बताइए कौन सी ग्रंथि ऐसी। थायराइड है, थाइमस है, अग्नाशय है, या फिर वर्षण है, दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का आकार उम्र बढ़ने के साथ कम होता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो विद्यार्थी थाइमस ग्रंथि दे रहे हैं वो सही जवाब है, क्योंकि अपने को पता है कि ये एक प्रतिरक्षी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये क्या होती है कि प्रतिरक्षी ग्रंथि होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये ग्रंथि छोटी हो जाती है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो क्या होता जाता है, कमजोर होता जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जितने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए। लगातार अपना जो ये टेस्ट सीरीज है वो चालू रहेगी, तो और भी जो विद्यार्थी राजस्थान पटवार सब इंस्पेक्टर और वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनको आप जोड़ लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो करवाए जा रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से आपको करवाए जा रहे हैं, तो सभी विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए। एक बार आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी आप है वो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप है वो कमेंट करके बता दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।